दिया। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बिहार में 75 साल में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक अगर जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबका गिनती कीजिएगा तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कितना? 23.25 लाख, मतलब 1.97%, 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 वर्ष से बिहार में खाली यही चर्चा चल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दिए कि 5 लाख दिए। भाई टोटल 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सैलरी जाती है, सीए की जो ऑडिट करता है, ये उसका आंकड़ा है। और क्या बिहार में बहुत वैकेंसी है? जो अभी लोग बता रहे हैं राजद के लोग की बड़ा वैकेंसी है, तो मैं आपको देश का आंकड़ा दे देता हूं। देश के स्तर पर 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 3% लोग। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में रोजगार बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि फैक्ट्री लगवाइए। आप कितना भी फैक्ट्री लगा लीजिएगा, जो अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, तो इकोनॉमिक्स के 3 हिस्सा है। एग्रीकल्चर है, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं, ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा संभावना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो आप होटल खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस रोजगार कर सकते हैं, अपने खेत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कल धान उगा रहे थे, कल से लहसुन उगा सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी की अनुपलब्धता। ये पूंजी की जो कमी है वो क्यों है, उसको समझिए तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। बिहार में देखिए, समाज में पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक जो आप और हम पैसा कमाते हैं, जो खर्च के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, मूलधन हुआ। और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप 1 लाख रुपया कमाए, 80,000 रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया आपके पास बचा है, आपने एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल खरीदना है तो 20,000 रुपया अपना इस्तेमाल किया और बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया। बैंकिंग की जो व्यवस्था है, पूंजी की उपलब्धता समाज में रहे, इसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन है। बैंकों की एक वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा आप और हम बैंकों में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा बैंकों को, समाज को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर वापस देना होता है। ऋण के तौर पर 70%, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है। बिहार में जो सीडी रेशियो, ये आरबीआई इसका आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर। बिहार में बैंक जो हैं वो सिर्फ 100 में 40 रुपया ही लोन दे रहे हैं, 60 रुपया दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत गरीबी है, फिर भी बिहार के लोगों ने एक साथ मिलके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40
40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया यहां पर कर्ज के तौर पर दिया। चाहे आपको घर बनाने के लिए दिया हो, टीवी खरीदने के लिए दिया हो, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिया हो, खेती करने के लिए दिया हो, बिजनेस करने के लिए दिया हो, कुल 1,61,000 करोड़ रुपया ही लोन के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर तरक्की हो रही है। गुजरात में सीडी रेशियो कितना है? 90। कर्नाटक में सीडी रेशियो कितना है? 92। तेलंगाना में सीडी रेशियो कितना है? 100। आंध्रा में सीडी रेशियो कितना है? 104। केरल में सीडी रेशियो कितना है? करीब करीब 95। तो ये जो पैसा है, हम लोग का पैसा 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल बजट से नहीं, लोगों का बैंकों के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। जब ये 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको उपलब्ध होगा तो जो आज 4 कमरे का घर बना रहा है वो 6 कमरे का बनाएगा। आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कल 2 खरीदिएगा। आप छोटा जो रोजगार कर रहे हैं उसको बड़ा कीजिएगा। आप 10 सीटर रेस्टोरेंट चलाते हैं, कल 50 सीटर रेस्टोरेंट चलाइएगा। हर आदमी के पास जब पूंजी होगी तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो जन स्वराज एक पंक्ति में ये कहता है कि अगर रोजगार क्रिएट करना है, पलायन रोकना है, श्रम का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकिएगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। बुद्धिमान लोग रुकेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ बिजनेस करेंगे, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे। बिहार में करीब करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कृषि योग्य है। उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में होता है, बाकी में धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं लोग, बाजरा। तो जनसुराज ये कह रहा है कि अगर आप फूड ग्रेन के बजाय कैश क्रॉप की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर में यहां पर कैश क्रॉप होने लगेगा, और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछेगा पैसा कहां से आएगा? भाई उसको पैसा ऑलरेडी मनरेगा में उपलब्ध है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिछले साल बिहार में 60% मनरेगा का पैसा सरेंडर किया, पैसा लिया ही नहीं, क्योंकि यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो दूसरा पलायन रोकने का हम लोग का जो तरीका है कि कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ दे, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मनरेगा के मजदूर का सही सदुपयोग होगा, और कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुकेगा। तीसरा और अंतिम बात, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाना चाहते हैं। मतलब यहां पर कल्चर नहीं है बिजनेस व्यापार का। गुजरात में लोगों का कल्चर है, आदमी कहता है मारवाड़ी का उसका स्वभाव है, वो लोन लेता है, बिजनेस करता है। बिहार में लोगों का ये कल्चर नहीं है समाज का, और उसकी वजह एक है, लोग ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। बिहार का स्टडी कीजिएगा तो लोग ब्याज से डरता है, कितना पैसा लग जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, बिजनेस करेंगे, दिवालिया हो जाएंगे। उसके लिए बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करना चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसको 4% लोन, ब्याज पर ही लोन दिया जाए, तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, और 4% वो देगा, 6% सरकार देगी। 10% पर मान लीजिए लोन मिलता है बल्क में, तो 4% लोग देंगे, 6% सरकार देगी। इसका असर क्या होगा? हर 6,000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान पर
1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन के तौर पर मिल जाएगा, जो से वो बिजनेस व्यापार करेंगे, जिससे उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और अगले 5 साल 10 साल में दसियों लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ के लोग खुद से छोटा मोटा शुरू करेंगे। तो हम लोग का शिक्षा और रोजगार के लिए ये मॉडल है। इंडस्ट्री लगाने से बिहार नहीं सुधर सकता है, कम से कम पहले फेज में इंडस्ट्री पर फोकस नहीं है। यहाँ बहुत बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं। बिहार का अगर गौरवशाली इतिहास वापस लाना है तो इसको पुनः ज्ञान की भूमि बनाना है, सीमेंट का फैक्ट्री नहीं बनाना है। जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जब यहाँ कोचिंग हब होगा, जब यहाँ पर आईटी जो पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर जॉब हम लोग को चाहिए, हम लोग को ब्लू कॉलर जॉब पर ध्यान नहीं देना है। ब्लू कॉलर जॉब अपने आप आएगा। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर खपत बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर ब्लू कॉलर जॉब, जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, दे ट्राई टू बी क्लोजर टू द कंज्यूमर। अगर सीमेंट की खपत बिहार में होगी तो अपने आप सीमेंट फैक्ट्री यहाँ खुलेगी, जो ब्लू कॉलर जॉब है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, वो एनवायरमेंट देखता है, उनके लिए अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए। तो बिहार में कोशिश होनी चाहिए शिक्षा बेस्ड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यही हम लोग की ताकत है। हम लोग की ताकत सीमेंट बनाना नहीं है, हम लोग के पास कोयला का खदान नहीं है, हम लोग के पास यहाँ बड़े बंदरगाह नहीं है, लेकिन हर गांव में अच्छा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उपलब्ध है। अगर आप उनको सुविधा दे दें, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक स्कीम है कि हर प्रखंड से कम 10,000 लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाए, नर्सिंग और पैरामेडिक्स की, उससे पूरा गेट लग जाएगा। उन्होंने कहा महिला, आप सोचते हैं केरला का नर्स, केरला की नर्स कैसे पूरे देश में आई? आपने इसका ध्यान नहीं किया होगा। आप सुनते हैं, समझते हैं कि सब लोग केरला में ट्रेनिंग लिया, नहीं। जब द्रविडियन मॉडल शुरू हुआ तो देश में उन्होंने सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज तमिलनाडु में बनाए। देश में जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जितना सीट उपलब्ध है, उसका 2/3 याद रखिए, सिर्फ तमिलनाडु में है। लेकिन उसका फायदा उठाया केरल के लोगों ने, क्योंकि केरल तमिलनाडु से पहले से ज्यादा एजुकेटेड रहा है। उनकी बच्चियां आई, उन्होंने तमिलनाडु के नर्सिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली, तो आप देखते हैं कि पूरा देश में केरल का नर्स दिख रहा है। तो अगर बिहार के बच्चियों को नर्स बनाया जाए, नर्सिंग एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उनका इनकम, एक एवरेज वेल ट्रेन्ड नर्स कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 30,000 to 50,000। और देश में 1 करोड़, ध्यान रखिए, 1 करोड़ नर्सिंग की वैकेंसी है, 1 करोड़ नर्सिंग का शॉर्टेज है। तो अगले 5 वर्ष में बिहार आईटी का जैसे हब बना है हैदराबाद, बेंगलोर, वैसे पैरामेडिक्स का हब बनना चाहिए, टीचर्स का हब बनना चाहिए, नर्सेज का हब बनना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट किए जाएंगे, उससे लोगों का इनकम बढ़ेगा। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्वाभाविक तौर पर आप कंज्यूम ज्यादा कीजिएगा। जब पैसा होगा तभी तो कुछ खरीदिएगा, खाइएगा। जब आप कंज्यूम करेंगे तो ब्लू कॉलर जॉब और इंडस्ट्री अपने आप उसको फॉलो करता है। और आपने एक अंतिम आपका जवाब दे दूं, आपको घर भी जाना होगा। शराबबंदी की आपने बात की, आप शिक्षक हैं और आप गांधी को लिटरली मिसकोट कर रहे हैं। गांधी जी ने न कभी ये कहा, न कहीं लिखा कि शराबबंदी के लिए सरकारी कानून बनना चाहिए। आपने जो कहा वो शब्द ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं तानाशाह बन जाऊं, जो कि वो कभी नहीं बन सकते थे, ना कभी बनना चाहते थे, तो ऐसा करूंगा। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि शराब पीना गलत बात है, समाज को ये चेतना होनी चाहिए, समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बना दो और जो शराब पी रहा है उसको जेल में डाल दो। अगर ऐसा होता तो जब देश आजाद हुआ तब तो गांधी जी ही थे, वो कहते पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। गांधी जी के बेसिक विचारधारा के उलट बात है।
गांधी जी के विचारधारा का एक मूल बात यह है कि किसी चीज को इन्फोर्स मत कीजिए, लोगों को स्वेच्छा से सीखने दीजिए, समझने दीजिए। दूसरी, ये तो गांधी की आधी जानकारी रखने वाले लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात अब आ जाइए, क्यों शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी का एक कानून है जिसके तहत शराब के दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो चालू ही है, हर जगह मिल रहा है शराब। मान लीजिए कि आप अभी शर्ट पहने हैं, आप तो दुकान पर नहीं गए होंगे, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं, इसका मतलब आप शर्ट नहीं खरीद रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, शराब नहीं बंद है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य में, आपने कहा चंद रुपए मिले, चंद रुपया नहीं है, 20,000 करोड़ रुपया हर साल, 20,000 करोड़ रुपया बिहार का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? अगर शराब बंद होता तो चलिए मान लेते 20,000 करोड़ का नुकसान भी सहा जाएगा। ले पैसा जा रहा है, जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं वो भ्रष्ट नेता, अफसर, शराब माफिया, ये 20,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और एक किसके नाम पर आपने किया? महिलाओं के नाम पर। तो आप महिलाओं की स्थिति देखिए, इसके बाद 8.5 लाख टोटल केस हुए हैं शराबबंदी के कानून बनने के बाद। 6.5 लाख 26,000 केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं। जेल में कौन है? जो समाज का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, असहाय, जो जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जेल में है। क्योंकि हम और आप शराब पी रहे तो आराम से पी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब आदमी है, 1.25 लाख लोग जेल में हैं। जिनका परिवार का आदमी जेल में पकड़ लिया गया, उन घरों की महिलाएं थाने में, कोर्ट में रोज दौड़ रही है, उनका सामान बेच रही है, बेइज्जत की जा रही है, उनको मिसट्रीट किया जा रहा है। और अंतिम बात, आप युवा हैं, शिक्षक हैं, जरा जाकर देखिए, बिहार में पहली बार सूखा नशा, स्मैक, हीरोइन, जो कभी हम लोगों ने नहीं सुना था, पहली बार गांव-गांव में सूखा नशा चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, इस बात को ध्यान लिख लीजिए, अगर ये गलत शराबबंदी कानून चलता रहा तो हमने पंजाब में भी काम किया है। जैसे उड़ता पंजाब आपने देखा था, वैसे बिहार में उड़ता बिहार बनेगा। इतना इसमें भाई शराब आप रेगुलेट कीजिए, कम लोगों को लाइसेंस दीजिए, लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए। आपका ये काम नहीं है। गांधी जी ने कहा सबको शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब क्या? गांधी के आधार पर कह दीजिएगा कि जो मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। गांधी जी कहे थे, गांधी जी ने जीवन शैली के कुछ वर्चुस बताए कि भाई आप शाकाहारी रहिए, आप योग कीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो आपका जो शादी करेगा उसको जेल में डाल देंगे? गांधी जी कहे थे। गांधी जी ने तो ब्रह्मचर्य की बहुत बात की। तो आप कानून बना दीजिएगा कि कोई शादी नहीं करेगा? गांधी जी कहे थे। जो गांधी जी ने कहा उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर मिस इंटरप्रेट ना करें। तो मोटे तौर पर आप लगिए, बाहर बैठकर कमेंट्री मत कीजिए। तय आपको करना है कि मेरे भाई कोई प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में कंधा लगाइए। सिर्फ परिणाम की चर्चा करते करते बाहर बैठ के कमेंट्री करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बाबूजी कहते थे, जो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करता है। आलोचकों की स्वागत है, लेकिन सिर्फ आलोचना आपके जीवन का आधार नहीं हो सकता है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, फिर आकर अगर आप कोई बात कहेंगे तो आपकी आलोचना में वो गंभीरता भी होगा, वो हेफ्ट, वो ग्रेविटास भी होगा, उसकी वो महत्ता भी होगी। तो आप प्रयास कीजिए, बिहार को सुधारने का प्रयास हमको आपको ही करना है, कोई बाहर से आकर नहीं करने वाला है। और जो आप ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते रहिएगा, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। हम पर कमेंट्री करने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब वोट देने जाइएगा उस दिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके नालियों गलियों की स्थिति क्या है। उस दिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है। उस दिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको एम्स भागना पड़ता है, आपके बच्चे बेंगलोर हैदराबाद रहते हैं, वहां जाना पड़ता है।
अगर उस दिन ध्यान रहेगा राम मंदिर, उस दिन ध्यान रहेगा हिंदू मुसलमान, उस दिन ध्यान रहेगा अगड़ा पिछड़ा, तो भैया सुधार होगा नहीं। सब लोग लगेंगे तो सुधार होगा। आपको अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, नहीं तो बाहर बैठ के आलोचना कीजिए, करते रहिए, लिखते रहिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।